चलो अगला पेपर जो आज सॉल्व करना है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पूछा है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह बचपन का नाम फरीद खां। फरीद खां नाम था इसका। कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है शेरशाह के बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी कौन था? ये अफगान था ये, ठीक है। इसने मुगल सत्ता चल रही थी, बीच में मुगलों को हरा के बीच में क्या कर दिया था? मुगल सत्ता ब्रेक कर दिया था। किसको हराया था ये? हुमायूं को। हुमायूं को इसने हराया था। दो युद्ध हुआ था हुमायूं और इसके बीच में, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम का युद्ध। दोनों हुआ था 1539 और 40 में, ठीक है। हुमायूं और इसके बीच में हुआ था, वर्सेस हुमायूं। और दोनों युद्ध में जीत के हुमायूं को क्या किया? सत्ता से बेदखल कर दिया, ठीक है। और 15 साल भारत में 1540 से लेकर 1555 तक क्या रहा? अफगान में उसका शासन रहा, ठीक है। फिर 1500, ये तो हालांकि 1545 में ही मर गया। कलिंजर का अभियान कर रहा था, उसी में फेंका बम और इसी के ऊपर आके फट गया, ठीक है। उसमें चुनाव का युद्ध हुआ था, उसमें कलिंजर का युद्ध हुआ था, उसमें ये मर गया था। इसका लड़का फिर बाद में हुआ था। फिर दोबारा हुमायूं 1556 में आया तो मुगल वंश दोबारा शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम पूछा कई बार। अगला पूछा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये क्या है या किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है चंद्रमा पर पर्वत। इसको नाम दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला देखो, पूछा है गरजता चालीसा क्या है। गरजता चालीसा बताओ, तुम लोग जाकर बताया गया है। गरजता चालीसा पछुआ पौने है। हाँ, ये जो है क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में जो ये विषुवत रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा के और नीचे क्या है? ये चालीसा है, 50 है। मतलब जितने डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, 40, 50 और 60, तीनों का अलग अलग नाम है। 40, 50 और 60, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसको नाम दिया गया क्योंकि क्या है? दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस है, समुद्र है, ज्यादा रुकावट नहीं है, तो पछुआ पवन बहुत तेज चलते हैं, ठीक है। तो 40 डिग्री पे जो है उसको क्या जाता है? गरजता चालीसा। 50 पे क्रुद्ध 50, 60 पे चीखता 60, इस तरह से इनका नाम है। तो ये पछुआ पवनों का नाम है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ है। अगला है कि कौन सा अंग मनुष्य की कोशिका में नहीं पाया जाता? गाल कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन प्याज की कोशिका में पाया जाता है। तो मनुष्य और उसमें प्याज की कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्त, ठीक है। मनुष्य की गाल कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्त। कोशिका भित्त ये उसमें नहीं पाया जाता है और प्याज में पाया जाता है। अगला पूछा है पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर मतलब क्या होता है? जंतु जगत में जैसे मेढक है, क्या करता है? स्थल पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। उसी तरह पेड़ पौधों में जो ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट्स पौधे, ब्रायोफाइट्स पौधे, ब्रायोफाइट्स, इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। मतलब पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? तुगलक वंश का था, फिरोज शाह था, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, या इसी का नाम देवगिरी भी है, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी।
तो इसको किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या है, ये बहुत ही बुद्धिमान शासक था, बहुत इसकी आगे की सोच थी, बहुत पढ़ा लिखा, 22-23 भाषाओं का ये उस समय का जानकार था। लेकिन दिक्कत इसके साथ क्या थी, गलत समय पे इसकी योजनाएं पड़ जाती थी। इसकी 5 बड़ी बड़ी योजना थी, जो कि हर योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन सही समय पे नहीं कर पाया, इसकी वजह से इसका फ्लॉप हो गया। इसी वजह से इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख। बुद्धिमान मूर्ख। 5 बड़ी योजनाएं जो इसका अक्सर पूछता रहता है, कौन कौन सी थी, जल्दी से लिख लो। एक तो यही है राजधानी परिवर्तन, अब राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किया। क्यों किया था, उसके 2 कारण थे। एक तो दौलताबाद थोड़ा सेंटर में पड़ता है, और दूसरा मंगोल आक्रमण उस समय बहुत हो रहे थे, तो उससे बचने के लिए किया था। लेकिन गर्मी के सीजन में तपती धूप में इसने उसको आदेश दे दिया, यहाँ से वहां तक पहुंचने में ही 1 लाख लोग मर गए। फिर वापस पता चल रहा है कि इतने बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो फिर से इसको रद्द करना पड़ा। फिर पैसा भी, राजकोष भी बहुत खाली हुआ, लोगों को रास्ते में सफर करने के लिए राजकोष से गया। दूसरा क्या था, एक दोआब में कर वृद्धि कर दिया था, दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र कैसा होता है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये हर जगह समान टैक्स था, तो इसने सोचा कि जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर क्या किया जाए, थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया जाए, ताकि राजकोष में भंडार हो उसका, राजकोष का अच्छा। लेकिन जब इसने टैक्स बढ़ाया उस समय अकाल सूखा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फसल ही नहीं हुई। इसी वजह से ये योजना भी इसकी असफल रही। फिर एक इसकी योजना बहुत ही सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। ये क्या है, पहले के समय में ज्यादातर क्या है, जो सोने चांदी बहुमूल्य धातुएं थी, उसके सिक्के और मुद्राएं चलती थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना बहुमूल्य धातुओं को बचाया जाए, और उसकी जगह पे उसी के संकेत का दूसरा तांबा के, पीतल के उसके सिक्के चला दिए जाए। तो ये भी था, तो वही सही, बहुत अच्छा था। आज भी जो चलता है, नोट चलता है, जो सिक्का चलता है, क्या सांकेतिक ही तो है, कागज की मुद्रा क्या है, सांकेतिक मुद्रा ही है। तो ये उस समय कर रहा था 1326-27 में। तो लेकिन क्या हुआ, कोई एक प्रॉपर ढांचा नहीं बना पाया, जिसकी वजह से लोग आपस कई घरों में बना के उसको जाके राजकोष में से बजा लाते थे उसको, तो इससे भी राजकोष को बहुत नुकसान हुआ। और 2 इसका था, एक कराचिल अभियान, और एक था, एक हिमालय के पास जगह पड़ती है, हिमालय के पास वो अभियान था। कराचिल ये जीतना चाहता था, लेकिन क्या है, इसको भी, इसके लिए इसने अपने सैनिकों को पहले ही वेतन दे दिया था 1 साल का, और अभियान किया भी नहीं। ईरान में वो जगह पड़ती है, अभियान किया नहीं, फिर वहां वापस बुलाना पड़ा सैनिकों को, जो है पहाड़ी इलाकों में ले जाकर रखा था कि अभियान करेंगे, अभियान करेंगे। इसकी वजह से वेतन भी एक्स्ट्रा गया, सैनिकों की जान भी गई। बाद में वो हिमालय के पास जो है, जो इस समय वहां पड़ता है कारगिल वाला, उस एरिया में जाके बाद में करे, उसका पर्टिकुलर कोई नाम है, ध्यान नहीं आ रहा। तो ये 5 इसकी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, पांचों की पांचों फ्लॉप हो गई गलत टाइमिंग की वजह से। इसी वजह से इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। इतिहासकार जब ये मरा था तो कहे थे कि अंत में जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिली, ठीक है। इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है, मतलब जनता का रक्त पीने वाला। कहीं लिख लो किनारे, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु। अगला देखो, अगला पूछा है ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा तो सबको पता है कि कौन सी दिशा दर्शाता है, उत्तर, ठीक है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में निकलता है। ये अपनी आकाशगंगा में एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की दिशा बदलती रहती है, चक्कर लगाता है, लेकिन क्या है, इसकी दिशा नहीं बदलती, इसका स्थान नहीं बदलता है, ठीक है। तो उत्तर दिशा दर्शाता है। अगला पूछा है विषुव, विषुव की स्थिति किसको कहा जाता है, विषुव। विषुव का मतलब क्या होता है, या इसी को इक्विनाश बोला जाता है, मतलब जब दिन और रात बराबर होता है। कब होता है, इक्विनाश।
21 मार्च और 23 सितंबर दो है, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब क्या होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। रात होगी। इसी को विषुवतीय विषुव भी बोला जाता है। मतलब सूर्य क्या है, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। वैसे तो साल भर चमकता है, लेकिन ये ऐसा जब 12-12 घंटे का एकदम सीधा सीधा होता है। ठीक है। सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है? सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। 21 जून। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। जब यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन 21 जून को। इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इसलिए किया गया है। योगा से क्या आता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है। और एनर्जी सबसे ज्यादा पृथ्वी को या हम लोग को उत्तरी गोलार्ध में कब मिलती है? 21 तारीख को सबसे ज्यादा सूरज चमकेगा तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी 21 जून को इसलिए मनाया जाता है। चलो अगला देखो, रतौंधी पूछा है। रतौंधी किसके कारण होता है? तो किस विटामिन का कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए, इसका नाम ही है रेटिनॉल। ठीक है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है, जो पत्तियों का मोटा सिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? कोई भी पत्ती है, पत्ती इस तरह से होती है ना, तो ये मोटा वाला सिरा होता है। तो मोटे वाले सिरे को मध्य मध्य कहा जाता है। मध्य सिरा कहा जाता है, मध्य सिरा। ये पत्ती है। अगला है, अगला भी इसी पूछा है, पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा ऊतक क्या कहलाता है? तो पौधों में दो प्रमुख ऊतक है, एक ऊतक है एक जाइलम एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, और दूसरा फ्लोएम। तो इसमें एक ऊतक जाइलम जो कि ज से शुरू हो रहा है, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, इससे याद रखो, हमेशा ये पूछता रहता है जाइलम फ्लोएम के बारे में, कंफ्यूजन होता है। तो ज से जल, ज से जाइलम। तो जल यानी कि पानी का परिवहन कौन करेगा? जाइलम ऊतक। और फ्लोएम एफ से फूड। ठीक है, तो भोजन का परिवहन कौन करता है पौधों में? तो फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। चलो अगला, चलो देखो अगला पूछा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा प्रति घंटा, तो ये किसका है? किलोवाट प्रति घंटा। ऊर्जा का, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा ऐसे भी लिखा जाता है कि किलोवाट प्रति आवर। ठीक है, जो लाइट है एनर्जी, इसको जो यूनिट मापा जाता है। ठीक है, तो कैसे मापा जाएगा? जो एक यूनिट होती है क्या होती है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट। 1000 वाट। 1000 वाट, यही क्या होता है? 1000 वाट या 1 किलोवाट, इसी को यूनिट बोला जाता है। मतलब अगर ये 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट कब लेगा? जब 1 घंटा चलेगा। पंखा 85 वाट का तो 85 वाट कब लेगा? जब 1 घंटा चलेगा। इसमें देखो क्वेश्चन भी आता है साइंस में, खासकर रेलवे ग्रुप डी वगैरह में आता है कि कोई 100 वाट का बल्ब 5 घंटे चल रहा है। ठीक है, तो कितना वाट लेगा? 500। एक दिन में 500। अगर ये 1 महीने चल रहा है तो 30 से गुणा कर देंगे। कुल कितनी एनर्जी लिया? 1500। 1500 क्या हुआ? वाट हुआ। 15,000 हुआ। ठीक है, 15,000 वाट हुआ। अब इसको यूनिट में बदल देंगे तो क्या होगा?
एक यूनिट में 1000 वाट होता है, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 15 यूनिट हुआ। मतलब अगर एक 100 वाट का बल्ब पूरे 1 महीने जल रहा है, वो भी रोज 5 घंटे, तो 15 यूनिट लेगा। अब जितने रुपए यूनिट बिजली होगी उसी के हिसाब से, अगर 5 रुपए यूनिट है तो 15 पचे 75 रुपया। तो इस तरह से आता है। ठीक है, अगला है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, संरक्षित होती है चाबी वाली घड़ी में? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी वाली घड़ी में। कौन सी ऊर्जा पूछा है? तो स्थितिज ऊर्जा। नॉर्मली स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दो है, तो इसमें स्थितिज पूछा है। अगला देखो करंट का है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर, तो इसमें दिया है मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा और शालीमार। तो ओपेरा होता ही है, ओपेरा होता है, मोजिला भी होता है, मोजिला, फायरफॉक्स ये भी है। ठीक है, इसके अलावा क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर ही है। इसमें जो शालीमार दिया है ये नहीं होगा। शालीमार क्या है? शालीमार एक कंपनी है ना, वो बनाती है। शालीमार ये ऊन वगैरह की कंपनी है, शायद ऊन बनाती है, शाल वगैरह। चलो अगला देखो, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन का सबका नाम, विटामिन ए, विटामिन बी, सबका नाम जो है महत्वपूर्ण है, पूछ देता कभी कभी। अगला पूछा है गतिशील सजीव इकाई किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से दिया है गतिशील सजीव इकाई। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में है वृक्ष है, जल है, वन है, वायु है। ठीक है, तो जल और वायु तो वैसे भी निर्जीव है। ठीक है, सजीव इकाई पूछा है, वृक्ष है और वन है। तो वृक्ष को गतिशील नहीं माना जाता है, वन को गतिशील माना जाता है। ठीक है ना, वन क्या है? लंबे लंबे दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, तो वन को इसीलिए गतिशील सजीव इकाई माना जाता है। अगला पूछा सिंपल सा, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? डीजल इंजन तो रुडोल्फ डीजल है, रुडोल्फ। अगला पूछा है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? हाँ, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये तीन ऐसा है जिसमें कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं तीनों में। अगला करंट का है। फिर पूछा है प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी करंट का ही संबंधित है, क्योंकि उसमें लिखी प्लेइंग लिखा है क्या है? हाँ, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? तो ये क्या है? ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, लेकिन लिखा है इसको बोरिंग मजूमदार ने, बोरिंग मजूमदार, ब्रैकेट में लिख लो इसको, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। अगला पूछा है कृषि का विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? ठीक है, तो कृषि का विकास बताओ, तो अभी जल्दी बढ़ाया गया है। कृषि का विकास
हैं? पहले ही पंचवर्षीय में रखा गया था ना, पहले में हाँ। पहले ही पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास रखा गया था, कृषि को ही बढ़ावा दिया गया, दूसरी में औद्योगिकरण को दिया गया था, तीसरी में कृषि प्लस औद्योगिकरण दोनों था। ठीक है, तो पहली की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 51 से 56। 1951 से लेकर 56 तक। चलो उसके बाद करंट है। ठीक है, ये हो गया 25 क्वेश्चन। अब 2-3 पेपर और है जिसको सॉल्व कराने के बाद फिर मैथ्स और हिंदी पे देखा जाएगा। ठीक है, हिंदी का भी पेपर सॉल्व कराएंगे, हिंदी का क्लास चल रहा है, उसके अलावा हिंदी का पेपर भी जल्दी जल्दी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वो पेपर क्लास चलने में बहुत टाइम लगेगा। और जल्दी जल्दी 3 मेन पार्ट है तुम लोग का, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, इसी पे ज्यादा फोकस करना है। और जीएस जो पेपर आया केवल वही दोहरा लो, वही बहुत ज्यादा है करंट के साथ साथ। चलो ठीक।